नमस्कार दोस्तों, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में हम आज आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2022 के मेंस में पूछा था और 10 मार्कर क्वेश्चन। अब हम सभी को पता है कि फंडामेंटल राइट्स वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ना ही प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बल्कि मेंस पर्सपेक्टिव से भी ये जो टॉपिक है इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बट द टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड वेरी अ लॉट। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो फंडामेंटल राइट्स में से एक या दो सवाल आपको देखेंगे ही दिखेंगे हर मेंस में। पर उसकी जो टाइप होती है या फिर जो डिफिकल्टी लेवल होता है इन क्वेश्चंस को पूछने का, वो वेरी करता है। अब अगर मैं 2022 के क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन उन्होंने सिंपल पूछा है कि राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया आर फ्रीली अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स, बट दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। कमेंट। अब ये क्वेश्चन पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए और आपको 150 वर्ड्स में इसका आंसर लिखना था। So before I tell you what would be the model answer for this particular question, I want you to take out your pen and papers and start writing the answer for this particular question. उसके बाद we'll discuss कि इसका model answer क्या होना चाहिए था. So I'm going to start the timer now. Okay. The timer has started. You can begin writing your answers. 10 मिनट के बाद देखते हैं कि इसका मॉडल आंसर क्या होगा. All the best.
चलो गाइस, सो द टाइम इज अप। आपके 10 मिनट खत्म हो गए। सो लेट अस नाउ स्टार्ट डिस्कसिंग द आंसर। आंसर को डिस्कस करना शुरू करते हैं, राइट। सो सबसे पहले लेट अस स्टार्ट रीडिंग द क्वेश्चन अगेन। क्वेश्चन बहुत ही एक आप प्राइमा फेस आपको लगेगा कि इट इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इसकी डिमांड को मीट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। क्वेश्चन कहता है कि राइट टू मूवमेंट and residents throughout the territory of India are freely available to the Indian citizens. But these rights are not absolute. अभी दोस्तों हम सभी को पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, राइट, फंडामेंटल राइट्स की जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हर फंडामेंटल राइट के ऊपर यू हैव सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, राइट। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस मतलब आप एब्सोल्युटली उस फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। हर फंडामेंटल राइट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं। जैसे कि अगर मैं राइट टू इक्वालिटी की बात करूं आर्टिकल 14 में, तो वो राइट टू इक्वालिटी इट इज एप्लीकेबल टू ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया, बट एक्सेप्शन क्या है कि प्रेसिडेंट गवर्नर इनको अप्लाई नहीं होगा, राइट, बिकॉज देयर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन इज डिफरेंट, है ना। सो लाइक दैट एवरी फंडामेंटल राइट हैज सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। उसकी उसी तरह जो राइट टू मूवमेंट है, राइट टू रेसिडेंस विच आर, अब हम जब आर्टिकल 19 क्लॉज 1 पढ़ते हैं दोस्तों, तो क्लॉज 1 में ए बी सी डी ई और जी में वो राइट टू फ्रीडम के राइट्स हैं, राइट। सो दिस आर्टिकल बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी में दो राइट्स है विच इज राइट टू मूवमेंट एंड राइट टू रेसिडेंस। अब ये जो राइट्स है ये फ्रीली अवेलेबल है सारे इंडियन सिटीजन्स को, बिकॉज दे आर फंडामेंटल राइट्स, सो दे आर फ्रीली अवेलेबल। अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ इंडियन सिटीजन्स ही क्यों लिखा गया है, क्योंकि कुछ फंडामेंटल राइट्स है जैसे आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो फंडामेंटल राइट्स है ये सिर्फ और सिर्फ आपके सिटीजन्स को अवेलेबल है, फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, राइट। सो आर्टिकल 19 के ये जो दो राइट्स है ये फ्रीली अवेलेबल है सिटीजन्स को, बट दे आर नॉट एब्सोल्यूट, मतलब उनके ऊपर कोई ना कोई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। हमें एग्जामिनर को ये बताना है कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्यों डाली गई है, राइट। और कमेंट करना मतलब उसके ऊपर आपकी टिप्पणी करना है, यू जस्ट हैव टू कमेंट, राइट। सो फेयरली अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी कैटेगरी में लाई करेगा। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन कैसा होना चाहिए था। इंट्रोडक्शन के लिए वही चीज, वापस टॉपिक को नोट डाउन करो। टॉपिक आपका फंडामेंटल राइट्स है, स्पेसिफिकली आर्टिकल 19 के ऊपर पूछा गया है, और इन्होंने अगर दो राइट्स के बारे में मेंशन किया है तो आपको उन राइट्स के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको एग्जामिनर को आपके इंट्रोडक्शन में बताने होंगे, राइट। So that is how we have started the introduction. We have said that Article 19 Clause 1 Clause D and E of the Indian Constitution guarantee to every citizen of India right to move freely throughout the territory of India and to reside in any part of the territory of India. These rights, अब ये rights क्यों है? Because they aim to promote unity and nationalist feelings among the citizens. कि जितने भारत के नागरिक हैं उनमें यूनिटी और नेशनलिस्ट की फीलिंग आनी चाहिए, इसीलिए ये राइट दिए गए हैं। नाउ दिस इज हाउ द आइडियल इंट्रोडक्शन टू एनी आंसर शुड बी, राइट, कि बिकॉज ये क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स के ऊपर पूछा गया था, आपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बता दिए, आपने आर्टिकल्स बता दिए, और फिर आपने बता दिया कि उस आर्टिकल में क्या है और ये राइट्स क्यों दिए गए हैं, टू प्रमोट यूनिटी एंड नेशनल फीलिंग्स अमॉन्ग द सिटीजंस, राइट। सो दिस इज हाउ यू कुड हैव बिगन विथ योर इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन के बाद आपको ये बताना है कि ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, राइट, दीज राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। तो आपको मेन बॉडी में पहले ये बताना होगा कि इन राइट्स के ऊपर क्या क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, राइट। सो when I come to this part, हमने देखा कि both the rights mentioned above are however not absolute and are subject to reasonable restrictions. अब ये reasonable restrictions कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं? तो आर्टिकल 19 क्लॉज 5, राइट, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये दो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, कौन कौन से? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, राइट। तो मेन बॉडी के पहले पार्ट में मैंने एग्जामिनर को बता दिया कि कौन कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसके वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो राइट है ये एब्सोल्यूट नहीं है, और वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में दिए गए हैं, ये भी चीज़ हमने एग्जामिनर को बता दी। अब हमें ये जस्टिफाई करना पड़ेगा कि ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्यों दिए गए हैं, राइट। सो देयरफॉर दीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर पुट इन प्लेस टू एंश्योर द फॉलोइंग। क्या चीज़ एंश्योर करनी है? पहला कि जो ट्राइबल पीपल का जो डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, इस डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर राइट दिया गया, क्योंकि कल जाकर आप किसी भी ट्राइबल एरिया में जाकर वहाँ पे लैंड रहकर बस नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि ट्राइबल्स का एक डिस्टिंक्ट कल्चर होता है, और उस डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन डाला हुआ है। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक जजमेंट में कहा था कि जो प्रोस्टिट्यूट्स होते हैं या फिर जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं, उनका कहीं मतलब उनका फ्रीली
held that certain areas can be banned, मतलब ऐसे कुछ एरियाज है जो इन कैटेगरी ऑफ लोगों के लिए बैन किए जा सकते हैं। क्यों? बिकॉज देयर इज इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। तो ये दो रीजंस में हमने जस्टिफाई कर दिया। ये यहाँ पे पहले हमने बताया कि क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, कहाँ पर उसको मेंशन किया गया है, और उसके बाद यहाँ पर हमने बताया कि जो हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं उसका जस्टिफिकेशन क्या है, क्यों लगा दिए गए हैं ये, राइट। सो ये दो पॉइंट्स में हमने जस्टिफिकेशन बता दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर सिर्फ 2 पॉइंट्स में हमने जस्टिफिकेशन बता दिया। इट इज़ बिकॉज वापस अगर मैं आंसर की वर्ड लिमिट के बारे में बोलूँ तो 150 वर्ड्स में आपको आंसर लिखना है। तो इसके लिए वी हैव ट्राई टू लिमिट आर एक्सप्लेनेशन। सो जस्टिफिकेशन, पहले तो हमने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बता दिए, फिर जस्टिफिकेशन बता दिया कि क्यों है। अब जो लोग इस इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का विरोध करते हैं वो क्या कहते हैं, वो पॉइंट ऑफ व्यू भी डाला है कि सम क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट दीज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर एम्बिगस एंड कैन बी मैनिपुलेटेड टू अचीव सेल्फिश एंड्स। ये एम्बिगस है, मतलब कंफ्यूजिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या कहा है कि ये जो रिस्ट्रिक्शंस है ये सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में ही यूज़ करो। फॉर एग्जांपल सिर्फ ट्राइबल एरियाज में ही जाने से आपने लोगों को रोकना है, या फिर जो स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल हैं जैसे कि प्रोस्टिट्यूट्स या हैबिचुअल ऑफेंडर्स हो गए, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, इनका मूवमेंट आपने बैन किया। बाकी लोगों का आप किसी को भी ये पर्टिकुलर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो आप हर सिटीजन के ऊपर नहीं लगा सकते, या फिर हर केस में नहीं लगा सकते, आप सिर्फ एक्सेप्शनल केसेस में लगा सकते हो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, राइट। सो इन दिस मेन बॉडी को अगर मैं 3 पार्ट्स में तोड़ूं तो पहले पार्ट में मैंने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बता दिया, उसके बाद मैंने उसका जस्टिफिकेशन बता दिया, और उसके बाद मैंने क्रिटिक्स का भी ओपिनियन बता दिया कि क्रिटिक्स इसके बारे में उनका क्या कहना है, राइट। एंड देन फाइनली व्हेन आई कम टू द कंक्लूजन, मैंने कहा नाउ इन द कंक्लूजन आपको क्या करना है, आपको राइट्स मतलब आपके अधिकार और आपके जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं इन दोनों को बैलेंस करके चलना है। यू हैव टू बैलेंस योर राइट्स एंड योर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, राइट। अगर इन दोनों का बैलेंस होगा तभी आपकी जो सोसाइटी है वो एक हार्मनी में रहेगी, राइट। योर सोसाइटी वुड बी इन हार्मनी ओनली व्हेन द रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस और राइट्स आर बैलेंस्ड। सोचो कि सिर्फ और सिर्फ राइट्स है और राइट्स के ऊपर कोई भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, फिर भी सोसाइटी में केओस मच जाएगा, राइट। और सिर्फ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है और कोई राइट्स ही नहीं है तो उसका कुछ फायदा ही नहीं है। आपने फिर वो ऑटोक्रेटिक नेशन हो गया जहाँ पे लोगों को अधिकार नहीं, सिर्फ बंधन है, राइट। तो कंक्लूजन में आपको क्या बोलना है कि इन अधिकारों के बीच में और इन बंधनों के बीच में आपको एक बैलेंस करके चलना होगा, और यही बैलेंस ये सुनिश्चित करेगा कि सोसाइटी में एक हार्मनी बनी रहे। और यही हमने कहा है कि thus there is a need to have a proper balance between the freedoms granted and the restrictions imposed. This balance shall ensure that the real aim behind a law can be realized without harming the smooth functioning of the society. So this is how we have concluded this particular answer. दोस्तों now this अब इस क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टीज कहाँ आ सकती थी। आप यहाँ तक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर लिख सकते थे, पर इसके बाद इसका जस्टिफिकेशन देना, इसका क्रिटिक देना और उसके बाद कंक्लूजन लिखना, यहाँ पर आप डिफिकल्टीज फेस कर सकते हो। सो देयरफॉर आंसर राइटिंग के माध्यम से आपको यही स्किल डेवलप करनी है कि आपको एक बैलेंस मेंटेन करके चलना है हमेशा। यू हैव टू मेंटेन की अ बैलेंस बिटवीन कि आपको आंसर को अप्रोच कैसे करना है, राइट। जैसे कि ये पर्टिकुलर आंसर में आपको प्राइमा फेसी दिख गया होगा कि आंसर क्वेश्चन बहुत सिंपल है, और फिर आपने ये पार्ट लिखा होगा और आपने यहाँ तक लिखा होगा, फिर यहाँ पे आके आप सोच में पड़ गए होंगे कि इसके आगे क्या लिखूँ, राइट। सो देयरफॉर जब भी आप पढ़ाई करते हो प्लीज़ डोंट स्टडी ओनली फ्रॉम द प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, उसको उस हर चीज़ को समझ के लो, राइट, एंड ट्राई टू have an integrated preparation between prelims and mains. That is what I wanted to convey. Okay, chalo. So that was the structure of your answer. Now before moving on, I would like to give you an idea about Textbook Super Coaching. So this is a one-stop solution for your UPSC CSE preparation, जहाँ पर we are offering 30+ courses in both Hindi and English. अब इन 30+ वीडियो कोर्सेज को हमने स्ट्रक्चर किया है into GS courses, subject wise courses, optional courses and CSAT courses. Total we have 6 GS courses जिसमें 2400 से भी ज़्यादा वीडियोज़ है. Total we have 7 subject wise courses जिसमें 300 से भी ज़्यादा वीडियोज़ है. Then we have covered all the major options as you can see on the screen, and we have total number of 6 CSAT courses जिसमें 300 से भी ज़्यादा वीडियोज़ है. इन वीडियो कोर्सेज के अलावा हम आपको डेली बेसिस के ऊपर लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस और स्टडी नोट भी प्रोवाइड कर रहे हैं. इसके अलावा आपको इंडिया के बेस्ट फैकल्टीज़ के साथ पढ़ने का एक मौका मिलता है जिसमें श्री राम सर है, सलामुद्दीन अंसारी सर है, SS पांडे सर है. इन जैसे दिग्गजों के साथ आपको पढ़ने का एक मौका मिलता है क्योंकि ये सुपर टीचर्स हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े हुए हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट जो टेक्स्ट बुक इन हाउस फैकल्टीज़ की टीम है वो डेली बेसिस के ऊपर आपके लाइव क्लासेस लेती है. और ये जो पूरा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का सब्सक्रिप्शन है
है वो आपको 12 महीनों के लिए सिर्फ 39,999 रुपीज़ में अवेलेबल है। पर अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो जो है मेरा नाम आकाश, आपको 25% डिस्काउंट मिलेगा और द कॉस्ट विल बॉयल डाउन टू 29,999 रुपीज़ ओनली, right? So if you're interested, you can go and buy your subscription today. Thank you so much guys. For more such interesting videos, please do keep watching our channel. Thank you so much. Bye bye. Take care.